एवरीवन। आज हम देखेंगे द कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस। द फर्स्ट सिम्टम इज़ कफ। तो कफ होता क्या है? जब भी जो हमारा एयर पैसेज है इसमें से मतलब लंग्स में से एयर आएगी थ्रू दीज एयर पैसेज, मतलब ये ब्रोंकियोल से होते हुए ब्रोंकाई से एयर निकलेगी बहुत ही सडनली और वेरिएबली एक थ्रस्ट के साथ एक्सपीरेटरी फेज में, विच इज़ एसोसिएटेड विद फोनेशन, मतलब आवाज़ आएगी एंड कुछ टाइम के लिए जो फिजियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है वो इंटरप्ट हो जाएगा, तो उसको कफ बोलते हैं। सो इट इज़ सडन एंड वेरिएबल। तो मैकेनिज़्म क्या होता है कफ का? तो कोई भी स्टिमुलाई होगा विच कैन बी केमिकल या मैकेनिकल। तो ये वाला जो स्टिमुलाई है ये सी टाइप फाइबर्स, मतलब टाइप सी टाइप 1 फाइबर्स से जाएगा एंड मतलब जो एफरेंट है वेगस नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व से जाएंगे इन न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस, जो कि ब्रेन स्टेम में होता है, और फिर वहाँ से इफरेंट आएंगे वाया वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व एंड स्पाइनल मोटर नर्व। तो ये कहाँ जाएंगे? लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, डायफ्राम, इन्हीं सभी से मतलब एफरेंट्स भी आ रहे थे और यहाँ पे इफरेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसकी वजह से दे विल प्रोड्यूस कफ। तो हमें मेन क्या याद करना है कि टाइप सी टाइप 1 फाइबर्स एंड NTS इन ब्रेन स्टेम। नाउ कफ प्रोडक्शन में मैकेनिकल इवेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो इंस्पिरेशन है बहुत डीप होगी, फिर क्या होगा, जो ग्लोटिस है इसका एक टाइट क्लोजर हो जाएगा, और फिर एक्सपीरेटरी मसल्स का क्विक और फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगा। तो सडन ओपनिंग होगी ग्लोटिस की और एक्सपीरेटरी मसल का कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से एक बहुत ही सडन मतलब थ्रस्ट होगा एयर का। तो क्लासिफिकेशन क्या आती है? वी कैन क्लासीफाई बेस्ड ऑन इटियोलॉजी एंड ड्यूरेशन ऑफ कफ। इटियोलॉजी में इट कैन बी रेस्पिरेटरी या नॉन रेस्पिरेटरी। कफ में इट कैन बी acute less than 3 weeks, subacute 3 to 8 weeks, and chronic which is more than 8 weeks. Now क्रोनिक कफ मतलब अगर होती है तो अगर नॉर्मल एक्सरे है तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? इट कैन बी कफ वेरिएंट एस्थमा, ट्रॉपिकल ईस्नोफीलिया, देन अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, एस्पिरेशन, हैबिचुअल कफ, फॉरेन बॉडी, then there can be drugs like ACE inhibitor, chronic bronchitis and chronic idiopathic cough. Now कफ रिफ्लेक्स तो हमने देख लिया। नाउ बेस्ड ऑन एक्सपेक्टोरेशन इट कैन बी प्रोडक्टिव और ड्राई कफ। एंड बेस्ड ऑन इटियोलॉजी हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी हो सकता है, नॉन रेस्पिरेटरी हो सकता है। सो हम जो बेस्ड ऑन टाइम एंड इटियोलॉजी था अब वो देखते हैं। अगर अक्यूट है, मतलब 3 हफ्ते से कम है, तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी कॉजेस हो सकते हैं? इट कैन बी ट्रेकियो ब्रोंकाइट, मतलब मोस्टली क्या होगा, अगर एक्यूट है तो इन्फेक्टिव कॉजेस होंगे, जैसे कि ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस, देन निमोनिया, देन देयर कैन बी एक्यूट ऑन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और सडन ऑनसेट क्या है, मतलब एक ही दम से कफ शुरू हो जाती है। सो इट बेसिकली टेल्स अबाउट सम एलर्जिक स्टिमुलाई, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा, एस्थमाटिक ब्रोंकाइटिस, वुपिंग कफ या फॉरेन बॉडी। नॉन रेस्पिरेटरी कॉजेस में क्या आएंगे? अक्यूट में इट कैन बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या GERD। नाउ सब अक्यूट कफ मतलब 3 से 8 हफ्ते। तो रेस्पिरेटरी कॉजेस क्या होंगे? ये भी इन्फेक्शियस ही होते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा चलने वाला इन्फेक्शन, जैसे TB, निमोनिया, पर्टोसिस, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड पोस्ट वायरल टसफ सिंड्रोम। नॉन रेस्पिरेटरी में अगेन इट कैन बी GERD, देन इट कैन बी टूरेट सिंड्रोम एंड इंटेंशनल कफ। देन देर कैन बी क्रॉनिक कफ। तो रेस्पी में इट विल बी सम क्रॉनिक डिजीजेस जैसे COPD, एस्थमा, ILD, TB, कैंसर, न्यूमोकोनियासिस, देन अपर एयरवे कफ सिंड्रोम। एंड क्रॉनिक में नॉन रेस्पी कैन बी ड्रग्स जैसे ACE इनहिबिटर्स, NSAID, बीटा ब्लॉकर एंड हैबिट कफ सिंड्रोम। नाउ मोस्ट कॉमन कॉज क्या है क्रॉनिक कफ का? क्रॉनिक सिगरेट स्मोकिंग। अभी जो कफ है हमने क्या बोला, इट कैन बी ड्राई या प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव मेनली हमें सुपरेटिव लंग डिजीजेस या एयरवे डिजीजेस में मिलती है, एंड ड्राई विल बी प्लूरल, इंटरस्टिशियल या मिडियास्टिनल लीजन्स।
देन देर इज़ ब्राजी या गैंडर कफ। ये क्या होता है कि अगर कोई इंट्राथोरेसिक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है या आवर्टिक एन्यूरिज्म है तो वो ट्रेकिया को कंप्रेस करेगा तो एक मेटेलिक साउंड आएगी, तो इसको लियोपार्ड्स ग्राउल भी बोलते हैं। देन देर इज़ बोवाइन कफ। इसमें क्या है, एक्सपल्सिव नेचर नहीं होता कफ, हमने बोला ना एक्सपल्सिव थ्रस्ट, एक्सपल्सिव नेचर नहीं होगा। इट इज़ seen in tumor pressing on recurrent laryngeal nerve. Then there is paroxysmal cough, which is seen in whooping cough, chronic bronchitis, foreign body या bronchial asthma, मतलब कुछ निकालने के लिए खांसी हो रही है। Then there is barking cough, जिसमें epiglottitis इन्वॉल्व है, so it can be laryngotracheobronchitis जैसे क्रूप बोलते हैं, hysteria. Then there is spluttering cough, वो जो होता है tracheoesophageal fistula में, when there is cough while swallowing. Then there is hacking cough, which is seen in heavy smokers, chronic pharyngitis या laryngitis. Then there is otogenic cough, जो क्या होता है कि अगर external auditory meatus में Arnold nerve की stimulation होती है, which is due to impacted wax या foreign body. So this was about cough. तो cough में हमने देखा definition, then mechanism, then types of cough, उसकी 3 classification. सो देन वी हैव एक्सपेक्टोरेशन या स्पूटम। तो मेनली हमें क्या पूछना होता है इसमें, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड ऑर्डर। सो क्वांटिटी नॉर्मल इज 24 घंटे में 10 to 15 ml। तो अगर 100 ml से ज़्यादा होता है वी कॉल इट ब्रोंकोरिया, एंड मतलब बहुत ज़्यादा स्पूटम बन रहा है। तो स्पूटम हमने देखा था किस कंडीशन में बनता है, हमने जब कफ में देखा था एक्सपेक्टोरेशन। सो वी सो सुपरेटिव लंग डिसीजेस एंड एयरवे डिसीजेस में होता है। सो ब्रोंकोरिया किस में होगा, हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस में, लंग एब्सेस में, देन ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा या ओपी पॉइजनिंग। देन वी हैव क्वालिटी। सो इट कैन बी म्यूकोइड विच इज सीन इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एस्थमा। देन म्यूकोप्यूरिलेंट इन इन्फेक्शन, प्यूरिलेंट इन एब्सेस या ब्रोंकिएक्टेसिस। रस्ट कलर्ड कैन बी न्यूमोकोकल निमोनिया। Then currant jelly like Klebsiella में, blood tinged foamy in pulmonary edema. Then greenish in Pseudomonas, yellow black granules in actinomycosis, and Coviscous in amoebic abscess which is rupturing into lung. Then black when there is carbon particles inhaled or coal minors. Then odor, foul smelling is seen in anaerobic infection like abscess या bronchiectasis. नाउ जो क्रॉनिक अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ प्यूरिलेंट एंड फाउल स्मेलिंग क्रॉनिक एक्सपेक्टोरेशन है, इट इज़ मोस्टली सजेस्टिव ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। और अगर सडन प्रोडक्शन है और फीवर है, इट सजेस्ट लंग एब्सेस। नाउ हिमोप्टिसिस देखा हमने, तो हिमोप्टिसिस के कॉजेस क्या होते हैं, ये हम पहले हिमोप्टिसिस देखते क्या होता है। उससे पहले 3 लेयर्ड स्पूटम क्या होता है, इसमें सबसे ऊपर फोमी लेयर होती है, बीच में म्यूकस लेयर होती है, एंड सबसे नीचे विस्कस प्यूरिलेंट लेयर होती है, एंड दिस इज द पैथोग्नोमिक ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। और पोस्टरल वेरिएशन किस में मिलता है, इट इज सीन इन ब्रोंकिएक्टेसिस एंड लंग एब्सेस। नाउ हिमोप्टिसिस। सो फर्स्टली विल सी डेफिनेशन। तो क्या होता है, ब्लड, बेसिकली इट इज कफिंग ऑफ ब्लड, और ये ब्लड ओरिजिनेट होना चाहिए बिलो वोकल कॉर्ड्स। तो इट कैन बी थोड़ा सा ब्लड स्ट्रीक या देयर कैन बी ग्रोस ब्लड, एंड इसके कॉजेस क्या होते हैं। सो जो कॉजेस अगर हम लंग में देखें तो सबसे पहले ब्रोंकाई में कुछ हो सकता है, देन पेरेन्काइमा में कुछ हो सकता है, वेसल में कुछ हो सकता है, और इट कैन बी कार्डियोवास्कुलर या हिमाटोलॉजिकल कॉज। ब्रोंकियल में इट कैन बी ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस या कार्सिनोमा। पेरेन्काइमा में इट कैन बी टीबी, एब्सेस, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शन और एनी इंजरी। वेस्कुलर में इन्फेक्शन, कार्डियोवास्कुलर में acute left ventricular failure. Hematological is uncommon, but it can be leukemia, hemophilia, anticoagulant, etc. So, what are some clinical clues? कि अगर एंटीकोएगुलेंट यूज़ है तो ड्रग की वजह से हो सकता है,
टबैको यूज़ है, सो ब्रोंकाई में या पेरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर डिज़निया है साथ में तो सीवियस कोज हो सकता है। अगर फीवर और प्रोडक्टिव कफ है सो इट कैन बी एनी URTI, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो मेट्स हो सकते हैं। अगर कोई क्रॉनिक लंग डिसीज़ की हिस्ट्री है इट कैन बी ब्रोंकिएक्टिस या लंग एब्सेस। अगर प्लूराइटिक चेस्ट पेन या काफ टेंडरनेस है इट कैन बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देन टॉक्सिक सिम्टम्स है TB, वेट लॉस इन कैंसर, TB, ब्रोंकिएक्टिस, सेप्सिस। देन अगर NSAIDs का यूज़ है बहुत लंबा, मिलेना की हिस्ट्री है, अल्कोहलिज्म है, इट कैन बी GI कोज। देन अगर इट इज़ एसोसिएटेड विद मेंसेस इट कैन बी कैटामीनियल हेमोप्टिसिस। Then if it is associated with cachexia, clubbing horse nut, it can be cancer. Then clubbing, it can be cancer, bronchiectasis or abscess. If there is dullness to percussion along with fever, it can be pneumonia. Now we have to differentiate between true and false hemoptysis and also differentiate between hemoptysis and hematemesis. So true will be below vocal cord, so it will persist as blood in sputum और इट मे बी मिक्सड विथ स्पूटम, क्योंकि सेम ही जगह, मतलब इट इज़ बोथ आर राइजिंग बिलो वोकल कोड्स, देयर मे बी सम हिस्ट्री एंड चेस्ट एक्सरे मे बी एबनॉर्मल, और ये सब कुछ नहीं होगा फॉल्स में। देन हेमोप्टिसिस इज कफिंग ऑफ ब्लड एंड कफ पहले आएगी एंड हेमोप्टिसिस बाद में। हेमाटेमेसिस इज वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, तो वॉमिटिंग पहले आती है एंड हेमाटेमेसिस फिर बाद में आता है। नाउ मैसिव हेमोप्टिसिस इज अगर 150 मतलब एक एपिसोड में या तो 150 ml से ज़्यादा ब्लड निकलना या एक दिन में 600 ml ब्लड निकलना। नाउ विल कम टू causes of massive hemoptysis. It may be TB, infection, bronchiectasis, carcinoma, abscess. So we did till now. So सबसे पहले हमने किया था कफ, then we did expectoration and then we did hemoptysis. So now we'll move forward to dyspnea. Dyspnea definition क्या है? It is mainly a subjective feeling of breathing discomfort which is qualitatively distinct sensation which may vary in intensity. ठीक है? Now मैकेनिज्म क्या है डिस्निया का? तो हम पूरा मतलब सीक्वेंस में देखते हैं। तो सबसे मतलब किधर किधर दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले आता है कीमो रिसेप्टर्स विच आर पेरिफेरल या सेंट्रल। सो पेरिफेरल आर एट कैरोटिड या आर्टिक बॉडीज एंड सेंट्रल आर एट मेड्यूला। तो इनमें मतलब अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं PO2, PCO2 या H+ में या CSF के pH में, तो ये सिमुलेट होकर डिस्निया करेंगे। देन वी हैव कि इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग। तो या तो एयरवे में दिक्कत हो सकती है या लंग्स में या फिर चेस्ट में। तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जैसे एस्थमा या COPD। देन कंप्लायंस कम हो सकती है लंग्स की जैसे इडीमा, फाइब्रोसिस। देन चेस्ट में रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, पैरालिसिस या काइफोस्कोलियोसिस। देन देयर कैन बी इंक्रीज वेंटिलेटरी ड्राइव, मतलब कोई भी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है विच कैन बी सीन इन कंसोलिडेशन, कोलैप्स, इफ्यूजन, इडीमा। देन क्या है, हमने जैसे पहले देखा कीमो रिसेप्टर होते हैं तो इनकी स्टिमुलेशन हो सकती है अगर O2, CO2 या H+ किसी में भी दिक्कत होती है तो। and it can also be due to anxiety, thyrotoxicosis, exertion या pheochromocytoma. Then there is मतलब respiratory muscle में दिक्कत, so it can be due to polio, Guillain-Barré syndrome and myasthenia. So अब हम देखते हैं कि दो टर्म्स होती है ऑर्थोपनिया और PND। ये दोनों क्या होता है? सबसे पहले PND क्या है? मतलब 2 to 2.5 hours आफ्टर स्लीप सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया होना। और इसमें क्या है कि REM स्टेज में पेशेंट उठता है और अगर वो मतलब लेग्स को हैंग करेगा, खड़ा हो जाएगा, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है कि जो ब्लड है या फ्लूइड है
वो लंग से मतलब डाइवर्ट हो रहा है. सो लेग्स हैंगिंग डाउन, स्टैंड्स अप, एयर हंगर या सेल्फ वेंटिलेट्स ऑफ कंफर्ट. तो उससे रिलीफ मिलेगा. मैकेनिज्म क्या है कि आरईएम स्लीप में सिम्पथेटिक ओवर एक्टिविटी होती है, तो कैटेकोलामिन सर्ज होगी जिसकी वजह से टेकिकार्डिया होगा तो पल्मोनरी कंजेशन होगी. तो क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा आ रहा है लेकिन रेस्पिरेशन कम हो रही है, तो इट विल बी acute dyspnea associated with angina, perspiration, palpitation, rarely hemoptysis एंड ट्रांजिएंट हाइपोक्सिया होता है इनमें. और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या, नाइटमेयर्स, पैनिक अटैक, नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया या ओएसए. ना ऑर्थोपनिया क्या होता है, रिकम्बेंट पॉस्चर में डिस्निया होना और खड़े होते ही ठीक हो जाता है. तो मेथड ऑफ रिलीफ क्या होगा, खड़े होना, ज़्यादा पिलो यूज़ करना, इरेक्ट पॉस्चर में सोना. मैकेनिज्म क्या है कि जब वो लेटेगा तो जो वीनस ब्लड है इट विल शिफ्ट टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा एंड इसकी वजह से डिस्निया होगा. और इसमें जो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है स्लो सस्टेन राइज होता है. इट इज़ एसोसिएटेड विद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के सिम्टम्स और ऑक्सीजन इसमें नॉर्मल रहता है. डी COPD, ओबेसिटी, एस्थमा, असाइटिस. मतलब किसी अगर कोई भी प्रेशर पड़ रहा है लेटने से. सो ऑर्थोपनिया और PND हमने मोस्टली देख लिया है. तो इसमें अलग से मतलब हमें क्या देखना है कि अगर हमें ऑर्थोपनिया की सिवियरिटी ग्रेड करनी है, वील आस्क अबाउट नंबर ऑफ पिलोज यूज्ड एट नाइट. नाउ PND हमने देख लिया है. सो PND में क्या है कि एटलीस्ट 10 to 30 मिनट्स चाहिए रिकवरी के लिए. नाउ ट्रिपोपनिया क्या है कि एक साइड पे लेटने से डिस्निया ज़्यादा हो जाएगा एंड दूसरी साइड पे लेटने से कम हो जाएगा. तो इसका कॉज क्या है कि एक ही साइड पे डिसीज़ है. सो यूनिलेटरल लंग डिसीज़ है. जैसे मतलब क्या होगा कि एक लंग में ब्लड कम जा रहा है तो दूसरे ब्लड में ज़्यादा ब्लड चला जाएगा, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा. इट कैन बी CHF. मतलब राइट साइड पे लेटने से क्या होगा कि वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाएगा और सिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी. लंग ट्यूमर में जो ट्यूमर है वो कंप्रेस करेगा लंग को. देन वी हैव प्लेटिपनिया, मतलब कि सिर्फ लेटने पे डिस्निया रिलीव्ड होता है. सो इट इज़ सीन इन हेपाटो पल्मोनरी सिंड्रोम जिसमें शंट बन जाता है. देन कार्डियक शंट होता है जैसे AST. देन देयर कैन बी ARDS. देन वी हैव बेंडोपनिया क्या होता है, हार्ट फेलियर में दिखता है. इसमें क्या होता है कि बेंड करने पे डिस्निया होता है. सो विद इन 30 सेकेंड्स ऑफ बेंडिंग डिस्निया होता है. तो क्या होता है कि इसमें वेंट्रिकुलर प्रेशर, फिलिंग प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं. तो अगर डिस्निया के बारे में हम पूछते हैं सो वील आस्क अबाउट ऑनसेट एंड ड्यूरेशन. देन वी आस्क अबाउट सिवियरिटी, एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स. सो ऑनसेट में इट कैन बी रैपिड, मतलब कुछ ही मिनट या घंटों में हो गया. इट कैन बी ग्रेजुअल, कुछ दिनों में हुआ. इट कैन बी स्लो, महीनों से. So, rapid onset dyspnea is pneumothorax, acute asthma, PE, pulmonary edema or foreign body. Gradual onset can be pneumonia, effusion, anemia, GBS. Then slow onset can be in TB, COPD, cancer, or fibrosing alveolitis. Then in severity, we'll do the grading. Then if the dyspnea is improved on holidays, it is mostly allergic, which is asthma or extrinsic alveolitis. If it relieves, if there is difference in sleep, it can be orthopnea or PND. If it is associated with pleuritic chest pain, it can be pneumonia, pulmonary infarction, rib fracture, pneumothorax. If there is central
Non-pleuritic chest pain, it can be MI or massive PE. If it is associated with cough or wheeze, it can be asthma, PE or pneumothorax. Then there are some gradings. So there is MRC grading. Then there is modified MRC, which is MMRC grading. So we do MMRC grading. So there is 0 to 4. 0 is breathlessness with strenuous exercise. 1 is while hurrying on the ground or walking up a hill. 2 is walking slower than the people or have to stop for breath. Then if he walks at his own pace. 3 is shortness of breath after 100 yards or after a few minutes. Grade 4 is too breathless to leave the house or to dress. So this scale quantifies like disability to breathlessness. तो मतलब ये यूज़फुल क्राइटेरिया है, लेकिन it does not accurately quantify the response to treatment of COPD. So NYHA we do for cardiac diseases. So here we'll just do MMRC. So what are the causes of acute and chronic dyspnea? So acute, so we saw the causes. So we'll just see so herein we saw the causes of rapid onset, gradual onset and slow onset. So based on onset, so this is acute and chronic. So acute in CVS, it can be cardiogenic acute pulmonary edema. Then respi we have seen mostly, and it can also be metabolic acidosis. In chronic, it can be chronic heart failure, MI, and in respi we saw the causes. It can be obesity, severe anemia, and it also can be anxiety or panic related. So this was about breathlessness. So now coming to chest pain. So chest pain, respi causes. If it is upper sternal, it can be tracheitis. If it is pleural, it is associated with breathing. If it is neurological, it is invasion of nerves. Then pleuritic is characterized by बहुत ही sudden और intense sharp stabbing और burning pain होगा chest में while inhaling और exhaling, and deep breathing से ज़्यादा होगा, coughing, sneezing या laughing से ज़्यादा होगा, और अगर डायफ्राम के पास है तो जो पेन है इट कैन बी रेफर टू नेक और शोल्डर. और प्लूराइटिक ही होता है बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ पैराइटल प्लूरा. तो बहुत सारे कॉजेस से ट्रिगर हो सकता है विच कैन बी pulmonary embolism, MI, pericarditis, AD, pneumonia and pneumothorax. Other than this, there can be noisy breathing, so and there can be hoarseness of voice, then there can be hiccups and snoring. So this was about cardinal manifestation of respiratory diseases.